ऑलराइट, सो इस रिकॉर्डिंग में अपन रिवीजन सेट 2 डिस्कस करेंगे। कैलोरीमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है सर। एग्जांपल 1, a piece of iron of mass 100 grams is kept inside a furnace for a long time and then put in a calorimeter of water equivalent 10 grams containing 240 grams of water at 20 degrees. The mixture attains an equilibrium temperature of 60 degrees. Find the temperature of the furnace, specific heat of iron दिया। तो देखो, पीस ऑफ आयन को अगर फर्नेस के अंदर बहुत टाइम के लिए रखा होगा तो उस पीस ऑफ आयन का भी टेम्परेचर फर्नेस जितना ही हो गया होगा, तो वो टेम्परेचर को टी मान लेते। और फाइनल टेम्परेचर क्या है? फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 60 दिया हुआ। इसका मतलब पीस ऑफ आयन का टेम्परेचर टी से 60 ड्रॉप हो गया होगा, तो उसने कितना हीट लूज किया होगा? मास ऑफ आयन इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन इंटू टी माइनस 60। ये आयन पीस ने हीट लूज किया होगा। और कंटेनर के अंदर पानी कितना दिया हुआ है? 240 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया हुआ, और वेसल का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम्स दिया हुआ, तो अपन ओवरऑल 250 ग्राम्स ऑफ वाटर ही मान सकते। तो MW को अपन 250 ग्राम्स ले लेंगे इंटू SW, और पानी का टेम्परेचर 20 से 60 बढ़ रहा, तो इसको मैं 60 माइनस 20 लिख सकता। देखो, इधर एक चीज का ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन का जो यूनिट्स है वो कैसा है? जूल्स पर केजी, ऐसा यूनिट है ना। तो अगर तुम यहाँ पे 470 यूज कर रहे हो तो SW के लिए तुम क्या यूज करोगे? 1 या 4200? 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये या फिर सर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यूनिट्स में। ओके, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, या फिर उसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, एक ही बात है। तो अभी इसको सॉल्व करके तुम ये टी निकाल सकते हो। तुम्हें मास ऑफ आयन, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन पता है। अच्छा देखो, मास को केजीस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पे भी तुम मास ग्राम्स में ले सकते हो। लेफ्ट में भी अगर तुम मास ऑफ आयन ग्राम्स में ले रहे हो और राइट में भी अगर तुम मास ऑफ वाटर ग्राम्स में ले रहे हो, तो ग्राम्स वाला यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करके तुम्हें टी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके सर, वो वाटर इक्विवेलेंट का हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा किलोग्राम्स में, अगर हम लोग ऐसा ही कर सकते हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर तुम दोनों साइड किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो 250 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, और लेफ्ट में भी जब तुम मास ऑफ आयन को भी कन्वर्ट करोगे 100 ग्राम्स, तो 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम्स यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अगर तुम नहीं करते तो भी 10 टू दी पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाता ना। बट आइडियली सर, अगर तुम SI में ले रहे हो तो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें सब कुछ केजीस में लेना चाहिए। बट यहाँ पे अगर तुम कहीं और पे देख पा रहे हो कि यूनिट्स वैसे भी कैंसिल हो रहे, तो उस केस में अगर तुमने कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा। सर वो कन्वर्जन बता सकते हो कैसे? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन सा कन्वर्जन? सर वो वाटर इक्विवेलेंट का। वाटर इक्विवेलेंट का तो मास खाली ऐड करना है ना तुम्हें। तुम वेसल को पानी जैसे ही मान लो। सर तो 10 ग्राम को सिर्फ हम लोग केजी में कंसीडर करेंगे ना, और कुछ नहीं? अरे भाई, ग्राम्स बिकॉज 240 ग्राम्स प्लस 10 ग्राम्स 250 ग्राम्स होता है ना यार। ऐड कर दो दोनों को, और उसके बाद अगर तुम्हें केजी में कन्वर्ट करना है तो कर दे, क्या फर्क पड़ता है। मैं वही तो तुझे तुझे बता हाँ रहा था कि अगर तू दोनों साइड केजी में कन्वर्ट करेगा तो भी 10 टू दी पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ ठीक सर, है। हाँ। Sir, can you explain again why do you add the water equivalent? Water equivalence concept was like that only, no? If you neglect the vessel, you can assume that the role of vessel is being played by 10 grams of water. Whatever heat this vessel will be absorbing, the same heat will be absorbed by this 10 grams of water. That's the meaning of water equivalent, right? Right. So, avoiding the effect of vessel, I have taken 10 grams of water in my system. So already 240 grams of water was there. And to take the effect of vessel into consideration, you can just add 10 grams of water. So overall there will be 250 grams of water. Okay. Okay. Thank you. एग्जाम्पल 2 देखो। अभी ग्राफ्स के ऊपर भी अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे क्या दिया है देखते। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास सेम है, दे आर हीटेड एट अ यूनिफॉर्म रेट।
यूनिफॉर्म रेट मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल हीट सप्लाई कर रहे होंगे अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, और उनका चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो। अच्छा, अगर मान लो चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता तो शेप सेम आता कि अलग आता? यूनिफॉर्मली हीट कर रहे, सेम आता सर। सेम ही शेप आ जाता ना, फर्क नहीं पड़ता। सेम। करेक्ट। तो अभी मेल्टिंग पॉइंट्स की बात हो रही, व्हाट इज देयर मेल्टिंग पॉइंट्स? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा होगा, तो एक के लिए 40 और एक के लिए 60, तो 40 और 60 आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेटेंट हीट्स? तो जो 60 डिग्रीज वाला मेल्टिंग पॉइंट है उसको A2 B2 टाइम तक हीट सप्लाई किया होगा, और अगर मैं मान लो सप्लाई रेट K मान लो, सप्लाई रेट ऑफ हीट, इसको अगर मैं K जूल्स पर सेकेंड मान लूं, कांस्टेंट रेट से सप्लाई कर रहे हैं ना, तो A2 B2 टाइम कितना होगा? A2 B2 मतलब 2 से 6, तो 4 सेकेंड्स होगा। तो A2 B2 में मैंने कितना हीट सप्लाई किया होगा? 4 सेकेंड्स इंटू K। वैसे ही A1 B1 का टाइम इंटरवल कितना दिख रहा है? 3, 4 से 7, तो यहाँ पे 3K हीट सप्लाई किया होगा, और ये जो 4K और 3K हीट होगा वही लेटेंट हीट का काम कर रहा होगा ना। एक्चुअली लेटेंट हीट क्या होना चाहिए आइडियली, अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो A1 B1 का अगर मैं लेटेंट हीट L1 मान लूं, तो इसका लेटेंट हीट क्या होना चाहिए? 3K अपॉन उसका मास, राइट? हीट सप्लाइड पर यूनिट मास टू कन्वर्ट द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो एक्चुअल में L1 ये होना चाहिए, और L2 क्या होना चाहिए? 4K बाय M। बट रेशियो लेंगे तो मास वाला टर्म वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो L1 अपॉन L2 क्या आएगा? 3/4। लेकिन अगर मान लो बाई चांस मासेस अलग अलग दिया होता तो फिर तुम्हें ये इक्वेशन भी मैटर करता, तुम्हें इस तरीके से L1 L2 कैलकुलेट करना होता और उसका रेशियो लेना होता। समझ में आया बी पार्ट सबको? यस सर। और सी पार्ट में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स। अच्छा, स्पेसिफिक हीट्स किसका लेंगे अपन? एक्चुअली क्लैरिफाई नहीं किया ना वो लोग ने। अच्छा, यहाँ पे दो आंसर्स दिए हुए, देखो सॉलिड स्टेट का भी रेशियो दिया हुआ है और लिक्विड स्टेट का भी दिया हुआ, तो दोनों का ही निकाल लेते। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट के लिए अपन इन दोनों स्लोप्स को कंपेयर करेंगे। वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे टाइम। टाइम से हीट कैसे निकालेंगे? मुझे ये वाला इक्वेशन पता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू को मैं जिस रेट से हीट सप्लाई कर रहा हूँ के टाइम्स टाइम इंटरवल, ये लिख सकता। तो डेल्टा टी ऑन दी वाई एक्सिस अपॉन डेल्टा स्मॉल टी ऑन दी एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू के अपॉन एम एस होगी। के दोनों के लिए सेम है और एम दोनों के लिए सेम है, तो ये याद है सबको ये थियरी, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट पे पहले वाले का स्लोप क्या होगा? 1 वाले का स्लोप, 1 मतलब ये वाला लाइन, तो 0 से 40 वाई एक्सिस पे जा रहा है और 0 से 4 एक्स एक्सिस, तो स्लोप 40 अपॉन 4 10 होगा। इसका स्लोप 10 होगा, और 2 का स्लोप क्या होगा? 2 जो है वो 0 से 60 जा रहा है वाई एक्सिस पे, और एक्स पे 0 से 2, तो 30 होगा, 30। है ना? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ 2, इसको मैं स्लोप ऑफ 2 अपॉन स्लोप ऑफ 1 लिख सकता, तो 3 आ जाएगा। एक्चुअली आंसर में 1/3 दिया है, तो शायद S2 अपॉन S1 निकाल रहे होंगे, क्वेश्चन में वो क्लैरिफाई कर देंगे, डोंट वरी। बट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? वैसे ही लिक्विड्स का कुछ डाउट है इसमें, बताओ। सर ये समझ में आ गया कि स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर ये याद होना चाहिए था क्या हम लोग को? इक्वेशन से ठीक है कोई ना? बात नहीं, अगर याद नहीं रहा तो भी मैटर नहीं करेगा, तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, वैसे ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, फिर कुछ चीजें अगर तुम भूल भी जाओगे तो इट डजंट मैटर। यस इफ सर। यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग देन यू कैन इजीली डिराइव। 2-3 स्टेप्स की बात है ना, तुम खुद से डिराइव कर सकते हो। हाँ यस सर। और कभी कभी याद रहने पर भी मिस्टेक हो सकती है। अगर मान लो तुमने खाली ये रटा होता कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्पेसिफिक हीट, और मान लो सवाल में मासेस इक्वल देने के बजाय अलग अलग दे दिया होता, तो फिर क्या ये वाला फॉर्मूला वर्क करता? नहीं, फिर नहीं हमें sir, मास का भी इफेक्ट लेना होता। yes sir, तो फिर स्लोप इज constant, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ms, ये तुम्हें याद रखना होता। yes sir, तो इट्स बेटर कि तुम खुद से डिराइव ही कर लो, है ना। yes sir, yes sir. और इसका लिक्विड वाले का भी तुम रेशियो उसी तरीके से निकाल सकते हो। ये वाले पार्ट का जो स्लोप होगा और ये वाले पार्ट का जो स्लोप होगा, स्लोप्स का जो इनवर्स रेशियो है वो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होगा। सॉल्व कर लोगे ना इसका नेक्स्ट सर पार्ट। C1 जो है वो 70 तक जा रहा है ना? C1, अच्छा ये क्लैरिफाई नहीं किया है ना इधर। एक्चुअली देख यहाँ पे 60 और 80 के बीच में, तो मैं होता तो इसको 75 ले लेता वैल्यू। उससे देखो आंसर आ रहा है क्या 75 लेने पर? सर 70 से आ रहे तो 70 अच्छा लेना सॉरी, पड़ेगा। 60 और 80 के बीच में ना, तो 70 होगा। सॉरी 60 और 80, ये दो वैल्यू 60 और 80 है ना, तो बीच में 70 ले लेंगे। सही बोल रहे हो, 70 से आ जाएगा हाँ ना सर आ आंसर? रहा ठीक है सही। नेक्स्ट सवाल देखिए अभी। Sir, यस बताओ। सर इन लोग से पहला तो सर उन लोग ने बोला नहीं है, पर ठीक है कुछ बोला नहीं, इसलिए हम लोग L1:L2 लेते हैं ना, मतलब यूजुअली 1/1:2 लेते हैं ना, पर दिया नहीं ऐसा कैसे कोई रूल नहीं है यार, वो एक्चुअली दे पूरा देंगे। दे और देंगे अगर ना। नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो ऑप्शन में भी ऐसे दो ऑप्शंस नहीं होंगे, 1:3 और 3:1, ऐसे दो अलग अलग ऑप्शंस नहीं होंगे। समझ रहे हो? ओके यस और तो सर ये 70 तो देख के समझ ऐसे आ सकता है क्या 70, मतलब अज्यूम करना पड़ता है बीच में, इसलिए 70 ले लिया। यस, बीच में है तो 70 खुद से अज्यूम कर लो ना यार, और क्या अज्यूम करोगे? सबसे बेस्ट वैल्यू तो तुम वही अज्यूम कर सकते हो। एवरेज ही अज्यूम करना है, यस सर, वो यस सर। क्या बोल रहे हो? सर वो दोनों के बीच का, मतलब वो बोला था। हाँ, दोनों के बीच का 70 ले लो, 60 और 80 के बीच का। यस वो एवरेज बोला। फिर एग्जाम्पल 3 देखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 grams of ice at -10 degrees into steam at 120 degrees at normal pressure. If heat is supplied uniformly at the rate of 50 calories per second, sketch variation of temperature with time. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले मुझे बताओ, -10 डिग्री से 0 डिग्री आइस, इसके लिए कितना हीट सप्लाई करना पड़ा होगा? 50 कैलोरी m इंटू डेल्टा टी तो 50 कैलोरीज आ जाएगा, करेक्ट। और वैसे ही सेकेंड मेल्टिंग में m इंटू एल 80, तो 800 कैलोरीज। फिर पानी को 0 से 100 ले जाओ, तो m 10 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 1000 कैलोरीज। फिर पानी का कन्वर्जन स्टीम में करवा दो, तो 10 इंटू 540, 5400 कैलोरीज। अच्छा, ये एक्चुअली स्टीम 120 दिया हुआ है, बट आई थिंक ये 20 होना चाहिए, क्योंकि स्टीम का बिहेवियर कैसा होगा 100 से 120, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे बिना और किसी डेटा के। तो आई थिंक ये एरर है सवाल में। और चेक करो कि इन सबको ऐड करने पर आंसर मैच हो रहा है क्या? नो 200 शॉर्ट ही है सर। क्या है। बोल रहे यस हो? सर, सर 200 शॉर्ट है। 200 शॉर्ट है, तो आई थिंक वो मिस्टेक है सब, तो उसको करेक्ट कर लेना। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 7250 आ रहा है क्या? यस सर। ओके, एनीवेज ये करेक्शन कर लेना। स्टीम का जो बिहेवियर है वो अभी अपन इस स्टेज पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें और भी चीजें लगेगी। ठीक है, वो अपन लॉज क्यों ऑफ थर्मो सर? में देखेंगे। और ग्राफ कैसा होगा ये भी सबको आता है ना, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। सर 120 डिग्री वो गलत क्यों था? क्योंकि 0 से 120 कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा ये अपन इस स्टेज पे नहीं बता पाएंगे ना, गैस का कैसा बिहेवियर होगा। हाँ यस सर। तुम्हें स्टीम का तो कुछ पता नहीं है ना, क्या होगा मोलार हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा स्टीम का, वो पता नहीं। और गैसेस के लिए एक्चुअली अलग अलग थियरी होता है जो अपन लॉज ऑफ थर्मो में देखेंगे। ठीक है, तो इसको 100 ही मान लो और आंसर को 7250 कर दो, ये करेक्शन कर लेना तुम। फिर एग्जांपल 4 देखो। 5 grams of ice at -20 is put into 10 grams of water at 30 degrees. तो ऐसे टाइप के सवाल अपन काफी बार कर चुके। टेम्परेचर डायग्राम बना लो।
30 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम्स ऑफ वाटर है और -20 डिग्री सेल्सियस पे 5 ग्राम्स ऑफ आइस है और ये 0। तो पानी जब 30 से 0 आएगा तो कितना हीट रिलीज करेगा? m इंटू एस इंटू 30, तो 300 कैलोरीज रिलीज करेगा। और आइस जब -20 से 0 जाएगा वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? m इंटू 0.5 इंटू 10 सॉरी इंटू 20। तो कितना आ रहा है ये? -50 आ रहा है ना? फिफ्टी आएगा ना? -50. -50। तो अभी क्या करेंगे? पानी को फ्रीज करवाएंगे कि आइस को मेल्ट करवाएंगे? आइस को मेल्ट करवा देंगे। इसको मेल्ट. तो और फर्दर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा ये? m इंटू LF 5 इंटू 80 तो -400। तो अभी सिस्टम में पूरा आइस है, सॉरी पूरा वाटर है, कंप्लीट H2O, और हीट कितना है बैलेंस? 300 माइनस 400 -100 -50 तो -150 कैलोरीज। कंप्लीट वाटर एट 0 डिग्रीज एंड -150 कैलोरीज ऑफ हीट। तो हीट एक्सट्रैक्ट Sir. करेंगे या सप्लाई करेंगे? कुछ पूछना? एक्सट्रैक्ट. सर 150 कैसे आया -150? ये तीनों को ऐड करेंगे ना, ये 300 -400 और -50, इन सब का सम -150 होगा। यस सर, हाँ यस। तो 150 एक्सट्रैक्ट कर देंगे और एक्सट्रैक्ट करने पर 0 डिग्रीज पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या वो फ्रीज होगा आइस में? फ्रीज. सर फ्रीज होगा। तो कितना फ्रीज होगा? उसके लिए Q इक्वल्स टू m इंटू LF कर दो। तो m की वैल्यू कितनी आ रही? 1.8. 1.875 ग्राम्स। और जो बचा हुआ बैलेंस है वो पानी बच जाएगा और मिक्सचर का टेम्परेचर 0 होगा, राइट? सर वो -50 क्यों दिया? क्योंकि आइस जब पानी में मेल्ट होगा तो वो हीट कंज्यूम करेगा ना, उतना हीट लूज हो जाएगा सिस्टम से, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। एक तरीके से उतना हीट का खर्चा हो जाएगा, तो सिस्टम में से उतना हीट कम हो गया। हेलो सर. हाँ बताओ। सर अगर सर पिछले प्रॉब्लम में सर हमको 120 डिग्री तक निकालना होगा तो सर वो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्ट्रीम दिया होगा ना सर उन्होंने? हाँ वो अलग थियरी रहता है यार, उसमें स्पेसिफिक हीट नहीं लेते अपन, गैसेस का अपन जनरली मोलार हीट कैपेसिटी कंसीडर करते, वो अपन Okay, लॉज ऑफ थर्मो में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी के लिए छोड़ दो उसको। ओके. ठीक है, ये सवाल भी समझ में आ गया ना सबको? अपन ऐसे टाइप के सवाल कर चुके हैं काफी बार। यस सर. यस बताओ। तो इधर हम खाली टेम्परेचर ही पूछा है तो हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि मतलब आइस का जितना उसको हीट चाहिए उतना वाटर दे नहीं पा रहा है तो फिर वो 0 पे ही रहेगा। हाँ अगर खाली टेम्परेचर पूछा है तो तुम इस स्टेप के बाद बोल सकते थे हाँ कि यस 0 डिग्रीज पे बैलेंस -150 बचा है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से तुम बोल सकते थे कि मिक्सचर का टेम्परेचर 0 होगा, बट कॉम्पोजिशन के लिए फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा। हाँ सर। फिर अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 5। A lead bullet penetrates into a solid object and melts, assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat up. Calculate the initial speed of the bullet. बुलेट का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्रीज है और मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्रीज, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है लेड बुलेट का। तो देखते हैं लेड बुलेट को हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। लेड बुलेट का मास m मान लेते, तो सबसे पहले Q1 हीट सप्लाई करने पर उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से 327 डिग्रीज रेज हुआ होगा, राइट? तो Q1 को अपन m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इंटू डेल्टा टी 300 केल्विन, और उसके बाद Q2 हीट सप्लाई करने के लिए उसको मेल्ट करवाया होगा, तो Q2 की वैल्यू अपन m इंटू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी गिवन है। तो जो नेट हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका टेम्परेचर पहले 27 से 327 बढ़ाने के लिए और फिर उसको मेल्ट करवाने के लिए, वो नेट हीट की रिक्वायरमेंट इन दोनों का एडिशन होगा, तो m टाइम्स 300s प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये नेट हीट होगा। और ये नेट हीट प्रोवाइड कौन कर रहा है? उसका काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी
काइनेटिक एनर्जी का भी हाफ mv स्क्वायर का भी 50% ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी नेट हीट की रिक्वायरमेंट है कहने से वो हाफ mv स्क्वायर की 50% से आ रहा है, तो हाफ Yes, ऑफ हाफ mv स्क्वायर। तो इसको इक्वेट करने पर m कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें s पता है और lf भी पता है, सबको SI में ले लो, सब कुछ SI में ले लो, तो सॉल्व करने पर तुम्हें स्पीड भी मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 6। देखो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एनर्जी। यहाँ पे लेड बॉल का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्रीज दिया हुआ है एंड इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6.2 kilometers. The ball is heated due to air resistance and it completely melts just before reaching the ground. Okay. फिर क्या दिया हुआ है? The molten substance falls slowly on the ground. Fall slowly on the ground का मतलब उसका स्पीड कैसा होगा? नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो उसका स्पीड। तुमने वर्क एनर्जी में भी देखा होगा, स्लोली मतलब ऑलमोस्ट जीरो स्पीड। और इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड। और हमें गिवन क्या क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है और मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर 30 से 330 बढ़ रहा होगा, तो पहला अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 300 ये होगा, एंड सेकेंड उसको मेल्ट करवाने के लिए mLF। और ये जो टोटल हीट होगा Q नेट, Q1 प्लस Q2, इस केस में ये कहाँ से आ रहा है? mgh, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। के को तो नहीं बढ़ा रहा ना, क्योंकि स्पीड सेम दिया हुआ, स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो भी लॉस है वो पूरा का पूरा हीट में जा रहा होगा। देखो ये स्टेटमेंट आखिरी में दिया हुआ है, assume that any mechanical energy lost is used to heat the ball। तो यहाँ पे 50% एज सच कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा लॉस अपन हीट में कन्वर्ट करवा सकते, राइट। तो इसको सॉल्व करके तुम्हें एस की वैल्यू मिल जाएगी। क्या पूछा है? एल पूछा है, सॉरी एस गिवन है, एल पूछा है, तो एल की वैल्यू निकाल लोगे इसको सॉल्व करने पर। ओके, एग्जाम्पल 7। 4 2x2x2 cubes of ice are taken out from a refrigerator and put in 200 ml of a drink at 10 degrees. Find the temperature of the drink when thermal equilibrium is attained. ये A part. ओके, अभी आइस का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ड्रिंक दिया हुआ है 1 ग्राम पर सीसी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्रिंक भी दिया हुआ है। डेटा से क्या लग रहा है ड्रिंक क्या होगा? डेंसिटी 1 और स्पेसिफिक हीट भी 1, तो वो वाटर ही होगा, और वाटर के अंदर आइस डाल रहे। तो इसको सॉल्व करने का मेथड अपन ने सीखा है ना, वही मेथड यूज कर लो, टेम्परेचर डायग्राम। बट देखो यहाँ पे आइस का जो मास है वो डायरेक्टली दिया नहीं, आइस का वॉल्यूम दिया हुआ है, आइस का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और आइस का डेंसिटी दिया हुआ है 0.9। तो इससे अपन मास कैलकुलेट कर सकते, 8 इंटू 0.9, तो आइस का मास 7.2 ग्राम्स होगा, राइट। सर वो एक एक ब्लॉक का होगा ना? हाँ वो एक ब्लॉक का होगा, सॉरी, और ऐसे 4 ब्लॉक से, सही बोल रहे, तो इंटू 4 कर देंगे, 4 ब्लॉक्स के लिए इंटू 4, ये टोटल आइस का मास होगा ना। Yes, sir. और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या लेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री से एक्चुअली दिया नहीं, उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था वो चीज। सर हाँ बता, कहीं पे मेंशन नहीं है ना 0 डिग्री। नहीं यस सर, वही पूछा था सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी, वही पूछा था। अच्छा, ये 0 डिग्री सवाल का मिस्टेक है, ये स्पेसिफाई करना चाहिए उनको, क्योंकि माइनस में भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ Yes, पे sir. एट 0 डिग्रीज ये डेटा तुम ऐड कर दो सवाल में, ये सवाल में दिया रहेगा, सवाल का मिस्टेक है ये, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो ये डेटा दिया हुआ है 0 डिग्रीज। अच्छा, किसी ने 0 डिग्रीज लेके सॉल्व किया तो उससे आंसर आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो 0 डिग्रीज मान लो, और 200 ml ऑफ ड्रिंक मतलब 200 ग्राम्स ही होगा पानी का, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी दिया है ना, और ये टेम्परेचर 10 डिग्रीज है। तो क्या करेंगे इधर,
ये पूरा आइस 7.2 इंटू 4, ये 0 डिग्रीज पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पानी को 10 से 0 ले जाने के लिए कितना हीट सप्लाई करेगा। तो ये हीट कितना आएगा, 200 इंटू 1 इंटू 10, तो ये 2000 कैलोरीज आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे। सर आइस को कन्वर्ट आइस करेंगे को वाटर में। कन्वर्ट आइस को करेंगे। कन्वर्ट करेंगे। तो जब आइस कन्वर्ट होगा तो Q2 की वैल्यू अपन लिखेंगे 7.2 इंटू 4 इंटू 80, और ये माइनस में होगा, तो Yes, कितना sir. आ रहा है, ये 2056. 2056 आ रहा है, राइट। तो ओवरऑल हीट का बैलेंस कितना है, -56 कैलोरीज। तो ये कितने तो 0 डिग्रीज ही होगा तब। फाइनल टेम्परेचर 0 होगा। और क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट मेल्टेड। तो कितना आइस मेल्ट होगा, ये कैसे निकालेंगे अपन। अभी पूरा का पूरा मिक्सचर किस में, पानी में है ना। तो 56 इक्वल्स टू m सर वो इंटू, शायद से 2304 आएगा। हाँ हाँ ये सर, शायद ये डेटा गलत लग रहा है, एक बार ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये सर 2304 आया था मेरा। 2304। तो उससे क्यूनेट कितना होगा? अच्छा, और कोई कंफर्म कर सकता है, 2304 ही है ना ये। हाँ सर वही है। हाँ यस क्यूनेट कितना होगा फिर, -304। ओके, तो यहाँ से ये जो मास में मुझे मिलेगा, ये मास मुझे आइस का मिलेगा या पानी का मिलेगा, पानी का। वाटर। आइस का मिलेगा ना, इतना पानी आइस फ्रीज का हो गया मिलेगा। होगा, ये फ्रोजन मास है। तो यहाँ से तुम्हें आइस का मास मिल जाएगा, और आइस का मास मिल गया तो टोटल में से आइस का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे तुम्हें पानी का मास मिल जाएगा, राइट। सर हाँ बताओ। so what is the condition when the thermal equilibrium is attained? Thermal equilibrium simply means that final temperature should be same, and every time it will attain, right. If two bodies at different temperatures are mixed, or if they are in contact, at some stage thermal equilibrium will definitely be attained. Finally दोनों का temperature same होना ही है ना, उसको अपन thermal equilibrium बोलते हैं। ओके, तो सर वो 0 ही क्यों लेते हैं हम? किसने बोला 0 ही लेते, 0 तो अपन ने कैलकुलेट किया ना, 0 तो अपना आंसर आ गया कैलकुलेशन के बाद, कुछ और टेम्परेचर भी हो सकता था। फाइनली जो भी सेम टेम्परेचर वो अटेन करेंगे उसी को अपन थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये समझ में आ गया ना सबको। एग्जांपल 8, टेम्परेचर ऑफ 100 grams of water is to be raised from 10 degrees to 40 degrees by adding steam at 100 degrees. Determine the mass of steam required for this purpose. तो आसान सवाल है ना ये तो। हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, m इंटू s इंटू डेल्टा टी। तो 3000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, और अगर मान लो मैं m ग्राम्स ऑफ स्टीम यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये स्टीम वेपराइज होगा, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कंडेंस हो जाएगा, तो कितना हीट रिलीज करेगा वो, m इंटू LV। फिर उसके बाद वो 100 से 30 पे आएगा, तो m इंटू s ऑफ वाटर इंटू 100 माइनस 30, इतना हीट वो रिलीज करेगा, और यही हीट इसके रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा, राइट। तो इन दोनों को इक्वेट करने पर तुम्हें LV पता है 540 और SW1, इन दोनों को इक्वेट करने पर तुम्हें m मिल जाएगा, मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, राइट। इससे A पार्ट आ जाएगा। वैसे ही B पार्ट के लिए क्या करोगे, हाउ मच स्टीम एट 100 डिग्रीज विल जस्ट मेल्ट 2700 grams ऑफ आइस एट -10। तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, 2700 इंटू 0.5 -10 से 0 इंटू 10 ms डेल्टा टी प्लस 80 प्लस ml, ये हीट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड अगेन ये रिक्वायरमेंट ये वाला इक्वेशन ही पूरी कर रहा होगा ना,
बट यहाँ पे 100 माइनस 30 के बजाय क्या लिखेंगे? 100 माइनस 30 के बजाय क्या लिखेंगे इधर? आइस को अगर मैं जस्ट मेल्ट करवा रहा हूँ तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 100 अच्छा 0 100 माइनस 0, करेक्ट, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा। तो अगेन इसको सॉल्व करने पर तुम्हें स्टीम का मास मिल जाएगा। आसान सवाल था ना, ये हो गया था सबसे? यस सर। Example 9. Steam at 100 degrees is allowed to pass into a vessel containing 10 grams of ice and 100 grams of water. देखो अभी इसमें steam, ice, water सब कुछ आ गया। Until all the ice is melted and the temperature is raised to 50 degrees. Vessel का water equivalent neglect करने को बोला है और losses भी neglect करना है, और यहाँ पे भी steam का mass पूछा। ओके, तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। वेसल में 10 ग्राम ऑफ आइस है और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, सब कुछ 0 डिग्रीज में। तो सबसे पहले आइस को मेल्ट करवा देते, तो 10 × 80, आइस को मेल्ट करवाने में इतना हीट लगा होगा। आइस मेल्ट होने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 110 हो गया। यस तो 110 ग्राम्स ऑफ वाटर का टेम्परेचर m × s × डेल्टा टी, 0 से 50 रेस करना है, तो 50 - 0, ये हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और ये रिक्वायरमेंट स्टीम कैसे पूरी कर रहा होगा? स्टीम का मास m मान लेते, तो m × 540 कंडेंस हुआ, m × s 1 × 100 - 50, टेम्परेचर 100 से 50 ड्रॉप डाउन हुआ, तो उसने ओवरऑल इतना हीट प्रोवाइड किया होगा। और इसी हीट ने आइस और पानी की रिक्वायरमेंट पूरी की होगी। तो अगेन इसको सॉल्व करने पर तुम्हें m मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 10 देखो अभी। सर हाँ बताओ, कुछ पूछना है इसमें? आई थिंक उससे करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यस अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या आंसर आ रहा है? अगर एक दो जन का कंफर्म हो रहा है तो चेंज कर देते। किसी का भी नहीं आ रहा सही आंसर? सर 10.67। हाँ Yes, सर sir. 10.67। अच्छा 10.67 आई थिंक काफी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हाँ, करेक्शन सर। कर लेना, 10.67 ग्राम्स। ठीक है, काफी लोगों का मैच हो रहा है ना ये 10.67। हाँ यस यस ओके, तो शायद आंसर की में मिस्टेक होगा, तो गलती से वो लिख दिया होगा। 10.67 करेक्शन कर लेना। ओके, फिर एग्जांपल 10 देखो। मिक्सचर ऑफ 250 grams of water and 200 grams of ice at 0 degrees is kept in a calorimeter which has a water equivalent of 50 grams. If 200 grams of steam at 100 degrees is passed to this mixture, calculate the final temperature and the weight of the contents of the calorimeter. Okay, तो देखो अभी 250 grams water, 200 grams ice, और कैलोरीमीटर का जो वेसल है उसको मैं क्या मान सकता हूँ? 50 ग्राम्स ऑफ वाटर ही मान सकता हूँ ना उसको भी। यस सर। तो प्लस 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये पूरा कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, वाटर इक्विवेलेंट में अगर मान लो पानी फ्रीज हो रहा होता, मान लो सिस्टम ऐसा होता जिसमें ये 250 ग्राम पानी फ्रीज हो रहा होता, तो क्या ये 50 ग्राम पानी को मैं फ्रीज करवाता? नहीं सर। वो चीज का ध्यान रखना। बट ऐसा देंगे नहीं मोस्टली, बट फिर भी अगर दे दिया तो उस चीज का ध्यान रखना तुम, क्यों क्योंकि सर? वो वेसल का वाटर इक्विवेलेंट है ना, बट एक्चुअल में तो वो पानी नहीं। वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अपन ने सेम स्टेट में माना था कि चेंजिंग स्टेट में माना था? सेम स्टेट। सेम स्टेट में, तो जनरली डेटा भी वो लोग सेम स्टेट में ही देंगे, तो ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे अपन मान सकते हैं पूरा 50 + 250 मतलब 300 ग्राम्स ऑफ पानी मान सकते हो, और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है इनिशियली मिक्सचर का? 0 डिग्री। श्योर इसमें 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम पास किया जा रहा है और स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री। तो वापस क्या करना चाहिए मुझे इधर सॉल्व करने के लिए? टेम्परेचर डायग्राम बना दो। 100 डिग्री के ऊपर स्टीम, 0 डिग्री के नीचे आइस, 200 ग्राम्स आइस, और 0 डिग्री के ऊपर 300 ग्राम्स वाटर। ये सिस्टम है हमारे पास, राइट? और स्टीम का मास दिया है क्या?
यस, स्टीम का मास भी 200 ग्राम्स दिया। सर हाँ बताओ। सर बाई चांस आप बोल रहे हो कि मतलब बाई चांस फ्रीज करके दिया होता अलग अलग स्टेट में तो वाटर इक्विवेलेंट सर वो भी मतलब वो आइस में तो कंसीडर नहीं कर सकते लेकिन सर उसको कंसीडर तो करना पड़ेगा ना, वो हीट अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा, दोनों में से कुछ एक तो करने ही वाला है ना। वेसल का डेटा दे देंगे वो लोग, वेसल का स्पेसिफिक हीट दे देंगे अलग से। वहाँ पे फिर वाटर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा, चेंज ऑफ स्टेट। मतलब वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, उसके हिसाब से करना। ओके ऐसे समझ गया मैं। हाँ, वेसल का फिर अलग से डेटा दे देंगे वो लोग, वेसल का स्पेसिफिक हीट ही दे देंगे अलग से। तो तुम उसको अलग से एक सिस्टम ही मान लो, उसको फिर तुम पानी मत मानो अलग से, है ना। बट यहाँ पे तो पानी का, ये वाले पानी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा ना। यस सर। ये 300 ग्राम्स पानी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। क्या करेंगे बताओ, पहले आइस को मेल्ट करवा दो। आइस जब मेल्ट होगा तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? 200 इंटू 80 कितना? -16 किलो कैलोरी। हाँ, डेटा को किलो कैलोरीज में लिख देते तो -16 किलो कैलोरीज। अच्छा, स्टीम जब पानी में कन्वर्ट होगा तो कितना हीट सप्लाई करेगा? 200 इंटू 540 तो 108 किलो कैलोरीज। हीट सप्लाई बहुत ही एक्सेस में। तो अभी मेल्ट होने के बाद ओवरऑल 500 ग्राम पानी बन गया होगा। उसका टेम्परेचर अपन 0 से 100 रेस करवा देंगे तो हीट का जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 1 इंटू 100 तो -50 किलो कैलोरीज का कंजम्पशन हो गया, राइट। अभी मेरे सिस्टम में सब कुछ 100 डिग्री पानी एट 100 डिग्रीज कंप्लीट वाटर है और हीट का बैलेंस क्या है? व्हाट इज क्यू नेट? 42 किलो कैलोरी। 108 -50 -16 तो 42 किलो कैलोरीज आ जाएगा। तो 100 डिग्री पानी और 42 किलो कैलोरीज एक्सेस हीट। तो ये एक्सेस हीट अपन 100 डिग्री पानी को जब सप्लाई करेंगे तो पानी का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा, इंक्रीज होगा, या पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा? तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहीं से अपन फाइनल टेम्परेचर तो 100 डिग्री बोल सकते, और कितना पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा उसके लिए 42 किलो कैलोरीज, मतलब 42 इंटू 1000 कैलोरीज इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये जो m1 मिलेगा ये किसका मास होगा, पानी का या स्टीम का? टीम ये स्टीम का होगा क्योंकि इतना पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया होगा और बचा हुआ फिर पानी का होगा। तो इससे तुम ये आंसर भी निकाल लोगे। सर हाँ बच्चे बताओ, वाले में से सर 50 माइनस करना पड़ेगा ना सर? क्या बोल रहे हो? हाँ, तो बच्चे वाले में से मास से सर परफेक्ट, बचे वाले में से तुम्हें 50 भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 50 तो ये वेसल के करस्पॉन्डिंग था ना। तो सर टोटल मास में से स्टीम का मास निकाल दो और 50 भी निकाल दो तो वो तुम्हें पानी का मास देगा, है ना। हाँ बताओ। सर वो 100 हमने फाइनल कमेंट कैसे किया? देख, पूरा तो पानी वेपराइज नहीं होगा ना, अपने हमेशा हीट का बैलेंस शीट मिनिमाइज किया इस प्रोसेस में। तो मेरा जो फाइनल सिस्टम मुझे मिल रहा है, फाइनल सिस्टम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 100 डिग्री पानी है और 42 किलो कैलोरीज हीट है। तो 100 डिग्री पानी और 42 किलो कैलोरीज हीट मतलब क्या होने वाला है अभी बता। मैं 100 डिग्री पानी को अगर 42 किलो कैलोरीज हीट सप्लाई करूंगा तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगा? क्या लगता है? स्टेट चेंज होगा ना, पानी बॉईल होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। और जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है कि कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर मान ले बाय चांस मेरे फाइनल सिस्टम में कंप्लीट 100 डिग्री वाटर और हीट का बैलेंस शीट अगर मान ले नेगेटिव आ जाता, मान ले क्यू नेट -50 किलो कैलोरीज आ जाता, तो क्या उस केस में मैं 100 डिग्रीज बोल पाता या कम होता नहीं टेम्परेचर? उस केस में कम फिर होता। तुम्हें फाइनल टेम्परेचर कम मिलता, तो वहां पे तुम्हें फिर कैलकुलेट करना पड़ता। और वहां पे कैलकुलेशन के लिए अपन Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T यूज कर लेते, है ना। हाँ यस सर। ओके, सो यस। तो हम इसको स्टीम को 0 डिग्रीज पे लाके कर सकते हैं। फिर तो बहुत ही एक्सेस हीट हो जाएगा ना। अपने प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? हमें हमेशा हीट को ना ही एक्सेस में कंज्यूम करवाना है और ना ही एक्सेस में सप्लाई करवाना है। तो देख, जब स्टीम पानी में कन्वर्ट हुआ तो खाली इसी प्रोसेस ने 108 किलो कैलोरी सप्लाई कर दिया ना, हाँ सर। सप्लाई एक्सेस में हो गया।
तो और सप्लाई करवाने से पहले इतना कंजम्पशन तो होना चाहिए ना. राइट. So next logical step will not be to convert 100 degrees water to 0 degrees water. It will be to convert 0 degrees water to 100 degrees water to increase consumption. बट सर अगर हम वैसा करते भी है तो फिर मतलब फाइनल टेम्परेचर 160 आ रहा था, तो फिर हम वैसे सोच सकते हैं कि इतना हीट वाटर को हम जब भी इतना हीट सप्लाई करेंगे तो वो 100 डिग्रीज पे इतना हीट कंज्यूम हो जाएगा एंड देन जो रिमेनिंग हीट है फिर वो स्टीम में कन्वर्ट करेगा. हाँ, बट फाइनल टेम्परेचर 160 आना ही गलत है ना. इसका हाँ, मतलब तो वो 160 आ गया तो फिर उससे एक आइडिया लग जाएगा ना कि वाटर ऑब्वियसली 160 मतलब पे नहीं पहुंच सकता. तो उससे आइडिया आ जाएगा कि देखो तूने जो किया है वो प्रॉपर नहीं है ना, मतलब वो स्टीम के बियॉन्ड जा रहा है, 100 डिग्रीज के बियॉन्ड जा रहा है, तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा. तुझे खाली ये आइडिया आएगा, बट वहां पे फिर तू एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा ना उस मेथड से. फिर तुझे वापस देखो सिस्टम को ऊपर लेके जाना पड़ेगा. तो तू टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, पहले नीचे फिर ऊपर, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना. इसलिए अगर तुम पहले से ये मेथड यूज करते हो तो फिर ऐसा कभी होगा ही नहीं, तुम्हें एक ही स्टेप में सही आंसर आ जाएगा. ओके, यस सर, थैंक यू. फिर एग्जांपल 11 देखो. An ice cube of mass 0.1 kg at 0 degrees is placed in an isolated container which is at 227 degrees. Specific heat of the container varies with temperature as per this relation. A constant दिया हुआ है और B भी constant है, दोनों values given है. If final temperature of the container is 27 degrees, determine the mass of the container. तो देखो अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखा था ना, जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट के लिए Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी के बजाय Q इक्वल्स टू ms dt का इंटीग्रेशन, ये यूज करेंगे. यस सर. आइस क्यूब का मास दिया हुआ है 0 डिग्रीज और कंटेनर का मास 227 डिग्रीज. टेम्परेचर, सॉरी, कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 227 डिग्रीज और मास हमें निकालना है ना, डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर. ठीक है, ये अननोन है और फाइनल टेम्परेचर भी दिया हुआ. तो देखते हैं जब आइस 0 डिग्री से 27 डिग्रीज जाएगा, ये हीट सप्लाई करेगा या कंज्यूम करेगा? कंज्यूम करेगा, राइट. तो कितना हीट कंज्यूम होगा वो कैलकुलेट कर लेते. 0.1 kg मतलब 100 ग्राम्स. तो पहले तो वो मेल्ट होगा, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर जो पानी बना होगा मेल्ट होके उसका टेम्परेचर 0 से 27 बढ़ेगा, राइट. तो इतना हीट का कंजम्पशन हो गया होगा. और इतना हीट कंज्यूम करवाने के लिए सप्लाई कहाँ से आया होगा सर? कंटेनर. बताओ क्या डाउट है. सर कंज्यूम क्यों हुआ होगा? आइस को अपन मेल्ट करवा रहे, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो हाँ, ऐसा यस करने सर. के लिए उसको हीट सप्लाई करना पड़ा होगा ना, उसको हीट अप करना पड़ा होगा. हाँ, यस सर. और सप्लाई किसने किया? ये कंटेनर ने. सप्लाई बाय कंटेनर. और कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 227. और केल्विन में क्या लिखेंगे इसको? देखो जब भी तुम इंटीग्रेशन यूज करोगे और यहाँ पे टेम्परेचर्स का लिमिट पुट करोगे, इनिशियल टू फाइनल, ये लिमिट्स कैसे होने चाहिए? डिग्री सेल्सियस या केल्विन? या मैटर नहीं करता? मैटर नहीं करता सर. यहाँ पे मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा. तो फाइनल एक्सप्रेशन विल नॉट बी सिंपली टेम्परेचर का डिफरेंस, इट मे बी एनी एक्सप्रेशन जो भी इंटीग्रेशन से आ रहा होगा. तो अपन जनरली टेम्परेचर को क्या लेते? केल्विन में लेंगे ना टेम्परेचर को. तो 227 डिग्रीज को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 500 केल्विन. एंड फाइनल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्रीज. तो केल्विन में कितना होगा? 300 केल्विन. तो ये 500 से 300 जा रहा है. तो इसने जो हीट सप्लाई किया होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? m इंटू स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू dt. और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 500 से 300, राइट. और साथ में नेगेटिव साइन. केल्विन में क्यों करेंगे, समझा नहीं. अपन जनरली टेम्परेचर का यूनिट SI में केल्विन में लेते हैं ना. हाँ, डिग्री सेल्सियस अपन इसीलिए लिख देते क्योंकि डिफरेंस इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस इज सेम.
राइट यहाँ पे जब तू इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेगा, सॉल्व करके देख ले, m को बाहर ले ले, s ऑफ t इज a प्लस बी टी, और a प्लस बी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 होगा ना। हाँ सर तो लिमिट्स डालने के बाद सिंपल डिफरेंस नहीं आ रहा ना, स्क्वायर का भी टर्म्स आ रहा, स्क्वायर हाँ का भी डिफरेंस आ रहा, समझा तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन का डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो ऐसे में फिर तुम्हें प्रॉपर केल्विन में लेना पड़ेगा, राइट। तो लिमिट्स डाल देना इधर, और लिमिट्स डालने पर तुम्हें Q सप्लाई m टाइम्स समथिंग मिल जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट कर देना, तो उसको सॉल्व करने पर तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया सबको? सर नेगेटिव साइन इसलिए लिए ना क्योंकि हम लोग नॉर्मली अगर सप्लाई करते हैं तो 500 को फाइनल लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, नेगेटिव साइन उसी लिए। तो अगर तुम्हें वैसा नहीं करना है तो 300 से 500 ले लो लिमिट्स, एक ही बात है ना। सप्लाई में अपन हमेशा हायर से लोअर जाते हैं ना, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर 500 और लोअर टेम्परेचर 300, फाइनल वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी ना ये। तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड आ रहा होगा उसको ये वाले टर्म से इक्वेट कर दो और मास कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर एग्जांपल 12 देखते। The temperature of a body rises by 44 degrees when a certain amount of heat is given to it. The same heat when supplied to 22 grams of ice at -8 degrees raises its temperature to 16 degrees. Find the water equivalent of the body. अच्छा, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया उस डेटा से वो हीट एग्जैक्टली कितने अमाउंट का होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर 22 grams of ice at -8 degrees, -8 डिग्रीज से 16 डिग्रीज पे जब आइस जाएगा तो सबसे पहले तो -8 से 0 उसको कन्वर्ट करवाएंगे, तो हीट का रिक्वायरमेंट m इंटू एस, -8 से 0 मतलब डेल्टा टी इज 8, फिर मेल्ट करवा देंगे तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर जो पानी बना उसको 0 से 16 रेज करवा देंगे तो m इंटू पानी का स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 0 से 16 डेल्टा टी 16। तो ये सॉल्व करने पर वो हीट की वैल्यू मुझे मिल गई, और ये सेम हीट की जो वैल्यू है वो एक बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री से राइज करवा रहा है, और उस बॉडी का अगर मुझे वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो उस बॉडी को मैं पानी मान लूंगा, और कितना ग्राम्स ऑफ पानी मानूंगा उसी को अपन वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं ना। तो अगर उसको मैं m ग्राम्स ऑफ वाटर मान लूँ तो m ग्राम्स ऑफ वाटर का अगर मैं 44 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो m इंटू 1 इंटू 44 ये हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको मैं Q से इक्वेट कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हें ये वाटर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। सो हम दोनों को इक्वेट करके ना, यस, ये Q की वैल्यू यहाँ से यूज कर लो सॉल्व करके। सर 220 आ रहा है क्यू की वैल्यू 220 आ रहा है, तो 220 अपन 44 50 आ जाएगा ना। नहीं, कुछ गलत दिया क्या आंसर में? सर 220 नहीं आएगा। तो कितना आ रहा है? एक और जीरो आएगा क्या? 2200 आंसर तो ठीक है सर, मुझे 50 ग्राम आया था आ रहा है ना 50, तो क्यू की वैल्यू 2200 आ रही होगी, क्योंकि 2200 को 44 से डिवाइड करेंगे तभी 50 आएगा ना। हाँ सर कैलकुलेशन देख लेना बाद में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, एग्जांपल 30 कुछ पूछना है क्या इसमें, बता। इसमें नहीं पूछना सर, मतलब ये सर मतलब कैलोरीमीटर पे सर क्या लेवल पे आएगा, कि ये तो आसान था ना सर, मतलब क्या लेवल का डिफिकल्टी पे आएगा? कैलोरीमीटर में आसानी आएगा यार, उसमें डिफिकल्ट और डिफिकल्ट करने जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके सर। डिफिकल्ट एट मैक्स वो आ सकता है जो अपन ने टेम्परेचर डायग्राम बनाना सीखा है ना, तो उसमें स्टीम, आइस, वाटर ये सब डाल सकते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है। तो अच्छी बात है ना, तुम समझ गए, मतलब सॉल्व करना तुमने सीख लिया। ओके सर। तो इसमें और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी। एग्जांपल 13 देखो। अभी एक मिक्सचर में 35 ग्राम्स ऑफ आइस और 35 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया हुआ है इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कितना रहा होगा इन दोनों का? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें 4 ग्राम स्टीम पास कर रहे। द होल मिक्सचर
is in copper calorimeter of mass 50 grams. Find the equilibrium temperature of the mixture. तो देखो यहाँ पे कॉपर कैलोरीमीटर का अलग से वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ, उसका अलग से मास दे दिया और स्पेसिफिक हीट भी अलग से दे दी है ना। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसको एक अलग ही ऑब्जेक्ट मान लो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब डेटा गिवन है, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वापस टेम्परेचर डायग्राम बना दो। टेम्परेचर डायग्राम में 100 डिग्रीज पे क्या होगा, स्टीम कितना ग्राम, 4 ग्राम ऑफ स्टीम। और 0 डिग्रीज के ऊपर 35 ग्राम्स ऑफ वाटर और 0 डिग्रीज के नीचे 35 ग्राम्स ऑफ आइस। और 0 डिग्रीज पे ही सेम टेम्परेचर पे ही वेसल का भी टेम्परेचर होगा ना, वेसल भी सेम टेम्परेचर पे ही रहा होगा। तो Yes, कॉपर कितना, कॉपर 50 ग्राम्स ऑफ कॉपर। कॉपर का तो चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा ना, तो डजंट मैटर, उसको ऊपर नीचे कहीं पे भी प्लॉट कर दो। और अभी हमें वापस हीट का बैलेंस शीट मेंटेन करते हुए सिस्टम को सेम टेम्परेचर पे लेके आना। तो सबसे पहले लेट्स सी सप्लाई कितना हो रहा है। 4 ग्राम स्टीम कितना हीट सप्लाई करेगा, 4 × 540 कितना आ रहा है ये, 2160 कैलोरीज। श्योर। हाँ, कुछ पूछना है तुम्हें? यस सर, आपको कैसे पता चला स्टीम 100 डिग्रीज पे, मतलब? हाँ, ये डेटा भी मिसिंग है, ये सवाल में दिया रहेगा यार। सर लेकिन अगर आइस और वाटर साथ में इक्विलिब्रियम में तो 0 डिग्री पे होगे ना। नहीं, आइस और वाटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टीम की बात कर रहा हूँ। ये तो ठीक है, ये तो अपन खुद से पता लगा सकते हैं, बट स्टीम 100 डिग्रीज पे दिया रहेगा, सवाल में मेंशन रहेगा 4 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्रीज, ठीक है। क्योंकि स्टीम अगर हायर टेम्परेचर पे होगा तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना उसको, एनीवेज अपन को पता नहीं कि स्टीम कैसे बिहेव करता है, तो खुद से मान लो अभी के लिए 100 डिग्रीज पे दिया है, ठीक है, बट सवाल में गिवन रहेगा वो चीज। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, आइस को मेल्ट करवा देंगे अपन। आइस को मेल्ट करवाएंगे तो कितना हीट स्पेंड होगा, कितना हीट कंज्यूम होगा, 35 × 80 कितना आ रहा है ये, 2800 2800 ये आ रहा है, इतना कैलोरीज। तो ये नेगेटिव होगा, राइट? नेगेटिव। तो देखो तुम देख पा रहे हो अभी कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन अगर बढ़ गया तो क्या करना चाहिए अपन को, स्टीम को 0 डिग्री, पानी को 0 से 100 से 0 लेके आना चाहिए। यस सर। तो इस पानी को जब हम 100 से 0 लेके आएंगे, ये और कितना फर्दर हीट सप्लाई करेगा, 4 ग्राम्स × 1 × 100, तो खाली 400 कैलोरीज ही सप्लाई किया। तो अभी मेरे सिस्टम में क्या है, मेरे सिस्टम पे एट 0 डिग्री सेल्सियस ही कॉपर है, प्लस पानी कितना है टोटल, 35 35 + 35 70 ग्राम्स ऑफ पानी, नहीं सॉरी प्लस 4 भी आ गया ना, स्टीम भी आ गया, 74 ग्राम। 74 ग्राम्स ऑफ वाटर है। और हीट का बैलेंस क्या है, नेगेटिव है अभी भी। 2160 + 400 दैट इज 2560। 2560 में से 2800 अगर मैं निकाल दूं तो 240 बच जाएगा, -240। तो अभी मुझे बताओ, खाली इतने ही डेटा से तुम फाइनल टेम्परेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो मिक्सचर का? 0 डिग्री। यस, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्रीज पे हीट का बैलेंस नेगेटिव है, मतलब अपन इसमें से हीट और एक्सट्रैक्ट करने वाले, और अगर मैं हीट और एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये जो 74 ग्राम्स पानी है इसमें से कुछ पानी फ्रीज हो जाएगा, और ये सब कुछ 0 पे ही होने वाला है, मतलब कॉपर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, कॉपर तो 0 पे ही अलग से बैठा होगा, बस 74 ग्राम्स पानी जो है वो कुछ उसमें से कुछ आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना आइस में कन्वर्ट होगा उसके लिए क्या करेंगे, 240 = ml m × लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, ये लोग ने डेटा कुछ और दिया हुआ है, अपन 80 लेके अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आंसर मैच हो रहा है, 3 ग्राम्स ऑफ आइस। यहाँ पे 3.22 इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका डेटा अलग दिया हुआ है, तो उससे शायद आंसर कुछ अलग आ रहा होगा, ठीक है। अलग मतलब सर, मतलब वो एक्सटर्नल कंडीशन अलग है, उसके हिसाब से थोड़ा वेरिएशन आ गया होगा ना सर? थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है डेटा में।
सर हम कॉपर से नहीं ले सकते कॉपर से क्या नहीं ले सकते? वो हीट। नहीं, कॉपर का टेम्परेचर तो मुझे कहीं पे भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। अगर मान ली ये प्रोसेस करने के बाद हीट का बैलेंस अगर नेगेटिव आ रहा होता तो मुझे इस सिस्टम को 0 से 100 ले जाना पड़ता। इस पूरे सिस्टम को अगर मुझे 0 से 100 ले जाना पड़ता तो वहां पे फिर मैं कॉपर का डेटा यूज करता ना, ms डेल्टा टी। यस यस। बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअल में कॉपर का जो ये वाला डेटा दिया हुआ है इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी अपन को, राइट? सर फिर H2O का मास निकालने के लिए हम लोग वो 3 को 74 में से माइनस कर देंगे। किसका मास निकालने के लिए? हाँ ऑब्वियसली 74 माइनस 3 जो है वो वाटर का मास होगा, ठीक है? सॉरी सर, वो एग्जिट हो गया था सर। वो आप जब बोल रहे थे कि कॉपर का कब यूज करेंगे, ये केस में समझ में आ गया कि यूज नहीं करेंगे, पर कॉपर का अपन तभी यूज करेंगे अगर मैंने जो ये जो सिस्टम मार्क किया हुआ है मैं वापस मार्क कर रहा हूँ। ये जो सिस्टम मैं अभी ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, इस सिस्टम को अगर मान ले मुझे 0 से 100 ले जाने की रिक्वायरमेंट होती, अगर मान ले सप्लाई एक्सेस हो गया होता और मुझे कंजम्पशन करवाना पड़ता हो तो मैं इस पूरे सिस्टम को 0 से 100 ले जाता ना। यस सर, हाँ समझ गया। वहां पे फिर कॉपर कितना हीट कंज्यूम करता, उसके लिए मुझे कॉपर की स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट होती, राइट? हाँ यस सर समझ गया। सर और अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव में होता तो भी हम लोग को वही यूज करना पड़ता ना? हाँ, अगर डिफरेंस नेगेटिव होता तो फिर मुझे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करवाना पड़ता। अगर मान ले पूरा सिस्टम आइस में आ गया, सब कुछ आइस में आ गया और उसके बावजूद क्यू नेट नेगेटिव है, तो इसका मतलब टेम्परेचर फर्दर 0 से नेगेटिव में ड्रॉप डाउन होने वाला है। Yes, sir. तो वहां पे भी फिर कॉपर का अपन स्पेसिफिक हीट ही लेते। वहां पे कॉपर का लेटेंट हीट लेने की जरूरत पड़ती क्या अपन को? क्या कॉपर अपना स्टेट चेंज No, करता sir. नेगेटिव में जाने के No, बावजूद? नहीं, No, तो sir. कॉपर का स्पेसिफिक हीट ही यूज कर लेते, है ना? फिर इसमें और 2 क्वेश्चंस देख लेते। क्वेश्चन 14। सर नहीं, मेरा डाउट ऐसा था कि मतलब थोड़ी सी हीट वाटर में से ले और फिर कॉपर में से भी, तो वैसा नहीं ना, कॉपर ऑलरेडी 0 पे है ना। मुझे बता, अगर पानी भी 0 पे और कॉपर भी 0 पे, तो क्या वो कॉपर में से हीट ले पाएगा? नहीं नहीं ले पाएगा। हाँ सर, एक ऐसा केस होगा जिसमें समझो इतना ही हीट, इतना कम हीट है कि सिर्फ अगर हम लोग कॉपर से ले तो उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, मतलब उसका स्पेसिफिक हीट से कम होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? समझा नहीं, वापस बोलो। तुम क्या, कौन सा केस बता रहे? कि हम लोग समझो हमारे पास बहुत कम हीट है, बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट है नेगेटिव में, ओके। और हम उसे कॉपर की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करें तो टेम्परेचर में एकदम मिनिमल चेंज आ रहा है, तो उस केस हाँ, में तो हम लोग जितना भी चेंज आ रहा है उतना ही चेंज हो जाएगा, जो भी मिनिमल चेंज आ रहा है उतना हो जाएगा। जैसे तो अगर उसके मान ले लिए मेरा डेटा, देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान ले मेरे डेटा में, सिस्टम में अगर मान ले पूरा आइस बन गया, यही बोल रहा है ना तू? नहीं कंप्लीट आइस पूरा बन आइस गया। नहीं सर, नहीं पूरा आइस नहीं बोल रहा हूँ, पूरा 0 डिग्री वाटर जो हम लोग के पास केस है, और इतना कम हीट है कि वो वाटर टू आइस, 2 ऑप्शन होंगे हमारे पास कि वाटर टू आइस करे या कॉपर का एक थोड़ा सा अच्छा, तो डिफरेंस। 0 डिग्रीज वाटर है और 0 डिग्रीज पे ही कॉपर है ना? हाँ, और और भी और अभी नेगेटिव में कुछ हीट आ गया, मान ले -0.5 कैलोरीज, यही बोल रहा है? हाँ। तो ऑब्वियसली तो पानी को फ्रीज करवाएंगे ना। ओके, तो इस केस में भी कॉपर का पानी को टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करवाने से पहले पानी को फ्रीज करवाएंगे। मुझे बता, ओके, कॉपर का अगर तू टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करवाएगा तो ये तो माइनस में चला जाएगा ना। हाँ हाँ, थोड़ा तो भी क्या डिफरेंस नेगेटिव अगर तो टेम्परेचर कॉपर और 0 डिग्रीज पानी को एग्जिस्ट कर सकते? नहीं सर, नहीं नहीं ना, तो करेंगे। हाँ, अपन पानी को फ्रीज करवा देंगे उस केस में। ओके सर, समझ गया। ओके सर हाँ बताओ। सर इफ Q1 would be, मतलब Q1 बड़ा होता Q2 से इस एग्जांपल में, तो फिर हम फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री कमेंट करते ना। Q1 अगर किससे बड़ा होता? Q2 से। फिर देखना पड़ता ना अपन को, अगर Q1 Q2 से बड़ा होता तो उस केस में मैंने जो Q3 लिखा है इधर, Q3 का प्रोसेस मैंने कैसे डिफाइन किया है? ये वाले एरो से ना। हाँ यस। तो अगर Q1 Q2 से बड़ा होता तो फिर मैं Q3 इस एरो के बजाय ये वाला एरो लिख देता, मैं Q3 ऐसे डिफाइन कर देता। हाँ, नीचे तो वाले सर वो सिस्टम को वाला, मैं 100 पे ले जाता ना, हाँ यस, और फिर और से फिर हम मुझे लोग चेक कमेंट। करना होता कि 100 डिग्रीज पे फिर फाइनली क्या क्या बच रहा है सिस्टम और हीट का बैलेंस क्या बच रहा है। अगर मान ले 100 डिग्रीज पे भी हीट का बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है तो फिर फाइनल टेम्परेचर 100 होगा।
लेकिन अगर मान ले 100 डिग्री पे पहुंचाने के बाद हीट का बैलेंस नेगेटिव आ रहा, तो 0 होता ना। तो फाइनल टेम्परेचर बीच में कहीं तो होगा ना, ड्रॉप डाउन हो जाएगा थोड़ा 100 से। हाँ यस सर। 0 से 100 के बीच में भी तो कुछ हो सकता है ना, हाँ तो यस फिर सर। तुम्हें चेक करना होता। तो सर ऐसा होगा, मतलब दिया रहेगा ऐसा कोई क्वेश्चन? कुछ भी डेटा दे सकते हैं ना, वो तो तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। और हाँ यस ये सर। मेथड से तुम कर सकते हो ना खुद से फिगर आउट, कैसा भी डेटा हाँ होने दो। हाँ ये यस मेथड सर। की स्पेशलिटी वो है, किसी भी केस में वर्क करेगा ये। हाँ यस। ठीक है सर हाँ बताओ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा एलिमेंट ले लिया सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सर 0 डिग्री से भी ज्यादा है, मतलब क्या 0 डिग्री से ज्यादा क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट सर। हाँ तो सर उसको वाटर किया, वो जैसे वाटर में ये करते वैसे उस मतलब तो वैसे ही करेंगे ना, जैसे वाटर सेम कर कॉपर में सकते हो, डाल। सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ना उधर भी, यस सर, वही टेम्परेचर बोल रहा डायग्राम हूँ। कर यस सकते हो। सर। ठीक है ओके, एग्जांपल 14 देखते हैं। देखो इस एग्जांपल में एक पिक्चर दिया हुआ है, contains 10 kg of water at 20 degrees. Water comes to its outer surface through its porous walls and gets evaporated. ये वर्किंग सबने सुना होगा ना, मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, इसका रीजन यही होता है, पानी के जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते वो इवेपोरेट हो जाते, और इवेपोरेट होने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती वो हीट एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, उसी पानी में से करता है, तो इसीलिए अंदर का जो पानी है वो कूल डाउन हो जाता है। यस शुभम। वॉइस क्रैक हो रही है शुभम तेरी। सर पिक्चर क्या होता है? पिक्चर मतलब कंटेनर, कंटेनर मान लो उसको। ओके ओके, एंड टू थैंक बी यू। मोर स्पेसिफिक, जो मिट्टी का मटका होता है ना, मिट्टी का कंटेनर, उसको अपन जनरली पिक्चर बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो देखो अभी आगे क्या दिया हुआ है, द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन। देखो यही सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी इवेपोरेशन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको पिक्चर के अंदर के पानी से ही लिया जाता है, और इसीलिए अंदर का जो पानी है वो कूल डाउन हो जाता है। इट इज गिवन दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज 0.2 ग्राम्स पर सेकेंड। जिस रेट से पानी के ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो रहे हैं वो अपन को दिया था, और हमसे पूछा है व्हाट इज द टाइम in which the temperature of the water drops to 15 degrees. इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है पानी का? 20। देखो अभी इस सवाल में डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का जो मास है पिक्चर के अंदर, जो टोटल पानी का मास है वो कितना है? 10 kg, राइट? और इवेपोरेशन का रेट क्या दिया हुआ है? 0.2 0.2 ग्राम्स पर सेकेंड। ग्राम्स पर मतलब सेकंड। हर सेकेंड में ये जो पानी है कंटेनर के अंदर का, जो 10 kg पानी है, इस 10 kg पानी में से ही 0.2 ग्राम्स पर सेकेंड निकल रहा होगा। मुझे बताओ 0.2 ग्राम्स 10 kg के सामने कैसा है? कंपैरेबल या नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। तो अगर इस कंटेनर में से पानी के ड्रॉपलेट्स निकल के इवेपोरेट भी हो रहे, तो क्या मुझे 10 kg को कम करने की जरूरत है इधर? क्या मुझे ये अज्यूम करने की जरूरत है कि उसका मास 10 से कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन? इस केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा ही वैसा दिया हुआ। 0.2 ग्राम्स पर सेकेंड मतलब बहुत ही कम पानी निकल रहा होगा, तो 10 kg जो मास है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकता हूँ। यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया। सर हाँ बताओ। तो अगर टाइम ज्यादा हो गया सर, मतलब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया तो सर वो नेग्लिजिबल नहीं होगा ना? तो फिर देख जनरली तेरे सामने ऑप्शंस रहेंगे, तो देखो बेसिक आइडिया रहेगा ना टाइम ड्यूरेशन किस रेंज का है। यस सर। अगर मान ले टाइम ड्यूरेशन तुझे दिख रहा है कि 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 400, 500 सेकेंड, ये रेंज के टाइम्स तुझे ऑप्शंस में दिखाई दे रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड? फाइनल जो आंसर होगा टाइम का, उसका देखो रेंज ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा ना। यस सर, समझ गया मैं। तो उससे तुम आइडिया लगा सकते हो। बट तेरा पॉइंट बिल्कुल सही था कि अगर टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया तो फिर ये वाला जो रेट है वो भी पानी का मास सफिशिएंटली कम कर सकता है ना? बट वो तो आइडिया लगा सकता है रेट, फाइनल टाइम जो है उसके रेंज को देखते हैं। तो इस सवाल के लिए अपन मान लेते कि ये मास लगभग कांस्टेंट रहेगा, मान सकते हैं। और इस मास का जो टेम्परेचर है वो अपन को कहां से कहां कम करना है? इनिशियल 20 से फाइनल कितना? 15।
15। तो इसमें से जो हीट लॉस होना चाहिए वो अपन कैलकुलेट कर सकते। मास तो लगभग कांस्टेंट है यहाँ पे, 10 × 10⁻³ ग्राम्स m × s × डेल्टा टी, मतलब 50 किलो कैलोरीज ऑफ हीट उसमें से अपन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये एक्सट्रैक्ट कौन करवा रहा होगा? एक्सट्रैक्ट कौन करवा रहा होगा? पानी के वही ड्रॉपलेट्स जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहे, राइट? तो सर ये कितना एक्सट्रैक्ट करना अच्छा, क्या हो गया? सर ये एक्सट्रैक्ट के बारे में नहीं समझा सर, ये 50 कैलोरीज एक्सट्रैक्ट। देख, मुझे 10 केजी पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 15 डिग्री कम करना है। हाँ सर। तो ऐसा करने के लिए कितना हीट अपन को निकालना पड़ेगा? उसमें से ms डेल्टा टी निकालना पड़ेगा ना। टेम्परेचर हाँ, 20 yes, से sir. 15 कम करना है, तो जो हीट अपन को निकालना पड़ेगा वो ये निकालना पड़ेगा, ms डेल्टा टी। समझा अभी? हेलो सर। यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। अच्छा बताओ और क्या पूछना चाहते हो? सर वो जो आपने 10 kg का मतलब 20 से 15 किया, तो सर उधर लिखा है कि पोरस वॉल्स है, तो जो पानी कंटेनर के अंदर है वही तो सरफेस पे जाएगा ना, तो हमको 10 - m लेना चाहिए ना। मैं वही तो बता रहा था, वो अप्रोक्सीमेशन ही बता रहा था कि जो पानी बाहर निकला होगा वो बहुत ही कम होगा ना। बाहर निकलने का जो रेट है वो खाली 0.2 ग्राम्स पर सेकेंड। यस। तो 10 केजी में से अगर मान ले 100 ग्राम भी निकल गया या 200 ग्राम भी निकल गया, तो अप्रोक्सीमेटली मैं उसको 10 केजी मान सकता हूँ ना। ये अप्रोक्सीमेशन अपन यूज कर रहे हैं इस सवाल में। यस सर, यस। ओके। और अभी अगर मैं मान लूँ कि इतना हीट अगर मुझे निकालना है, तो इतना हीट निकालने के लिए लेट्स से m मास ऑफ वाटर वेपराइज हुआ होगा। बताओ। सर उधर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 दिया है ना। ठीक है, वो जूल्स पर केजीज में दिया हुआ है, अपन कैलोरीज यूज कर रहे हैं ना। ओके सर, एक ही बात है। तो अगर मान लो m मास ऑफ वाटर वेपराइज हो रहा है, तो उसने कितना हीट कंज्यूम किया होगा? m × 540, और इसको मैं 50 × 1000 से इक्वेट कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितना पानी वेपराइज होना चाहिए। और इस m को मैं किससे इक्वेट कर सकता हूँ? 0.2 टाइम्स t। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हें t की वैल्यू मिल जाएगी। मैच हो रहा है आंसर? अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 462 सेकंड्स इसको सॉल्व करने सर 462.9 उतना चलता है, उतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। हाँ यस सर। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। अभी देखो, इसी सवाल के बेसिस पे एक और अगला सवाल है, उसमें अपना काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अपन ये सिंपल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे। ये सवाल देखो, एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस डेटा में चेंज किया। यहाँ पे कंटेनर जो है वो 1 kg पानी होल्ड कर रहा है। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट वेपराइज होगा क्या? डायरेक्ट वेपराइज तो नहीं होगा, टेम्परेचर उसका भी बढ़ेगा, बट अप्रोक्सीमेटली 540 के कंपैरिजन में m × 1 इंटू टेम्परेचर 15-20 के बीच में से 100 तक जा रहा होगा ना। यस सर। तो अगर मैं 15 भी ले लूँ, तो 15 से 100 जाना मतलब कितना? सर 85। और 20 से 100 जाना मतलब 80। तो 80 और 85 के बीच में कुछ ले सकते हो तुम, अप्रोक्सीमेटली 82.5 टू बी मोर स्पेसिफिक। तो आई थिंक ये ऐड कर दो, ये और बेटर कैलकुलेशन होगा। तो मे बी इसको सॉल्व करने पर तुम्हें टाइम की और एक्यूरेट वैल्यू आ रही होगी। समझा ये सबको? ये अच्छा पॉइंट रेज किया तूने। डायरेक्टली तो वेपराइज नहीं होगा ना, टेम्परेचर पहले 15 से 20 के बीच में से वो जितने पे भी निकल रहा होगा उतने से पहले वो 100 तक बढ़ेगा और तब जाके वेपराइज होगा। लेकिन सर क्वेश्चन में दिया है कि लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन, तो उसमें एक स्पेसिफिक हीट तो नहीं लेंगे ना? एक सेकेंड रुको, सवाल में अच्छा इसमें सब कुछ आ गया एक्चुअली। ये जो डेटा दिया है ना, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है ना पानी का, तो इसमें वो पूरा आ गया, ये सब दोनों चीजें आ गई।
ओके हाँ सर, हाँ तो सर। तुम डायरेक्टली अगर वो डेटा यूज कर रहे हो तो तुम्हें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं। तो अगर तुम डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो तो m इंटू 2.27 इंटू 10⁶ ले लो इसको, राइट, और इंटू Yes, sir. 1000 कर दो क्योंकि ये m kg में होगा, जूल्स पर kg दिया हुआ। तो हमें राइट साइड वाली भी क्वांटिटी कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, कैलोरी में लिया है। हाँ, यूनिट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट तुम्हें समझ में आ गया ना तुम्हारा जो डाउट था, 2.27 अगर दिया हुआ है हाँ लेटेंट सर। हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो तुम्हें अलग से टेम्परेचर इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर। फिर अगला सवाल देखो, देखो इस सवाल में पानी का जो मास है वो 1 kg दिया हुआ है और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो 50 ग्राम्स पर सेकेंड दिया हुआ है। कंपेयर टू अर्लियर डेटा 10 kg मास में से खाली 0.2 ग्राम्स पर सेकेंड के रेट से इवेपोरेट हो रहा था और यहाँ पे 1 kg में से 50 ग्राम पर सेकेंड इवेपोरेट हो रहा है। तो 50 ग्राम पर सेकेंड तो काफी बड़ा वैल्यू है ना, 20 सेकेंड में ही वो पूरा पानी को खत्म कर देगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे 1 kg मास को कांस्टेंट मानना सही होगा या गलत होगा? सर गलत होगा। यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे तुम्हें मास को भी वेरिएबल मानना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे सवाल में जहाँ पे मास भी वेरिएबल है हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, और कैसे यूज करेंगे वो सीख लेते। सवाल सेम है, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कूल डाउन द वाटर टू 30 डिग्रीज, और यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है 540, तो मुझे 30 से 100 वाले ट्रांजिशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना। Yes. और स्पेसिफिक हीट 1 दिया हुआ। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, जब भी डेटा तुम्हें वेरिएबल दिखाई देता है तो बीच वाला कोई भी टाइम इंस्टेंट मान लो किसी भी टाइम इंस्टेंट t के बाद पानी का m मास बच गया। ओके, पानी का m मास बच गया, और क्योंकि मैं ये टाइम इंस्टेंट t के बाद देख रहा हूँ, टाइम इंस्टेंट t में कितना मास निकल गया होगा? 50t निकल गया होगा, 50t ग्राम्स H2O लॉस्ट, तो H2O रिमेनिंग कितना होगा? 1 minus 50t. सर आप क्या बोल रहे 1000 हो? minus 50. आ रहा नहीं था बराबर, प्लीज रिपीट कर सकते? देखो मैं बोल रहा हूँ टाइम t के बाद 50t ग्राम्स ऑफ पानी लॉस हो गया होगा ना, क्योंकि 50 ग्राम्स पर सेकंड की रेट से वो निकल रहा है। यस सर। तो जो H2O रिमेनिंग होगा उसको मैं 1000 माइनस 50t लिख सकता हूँ, जिसको मैं m बोल रहा हूँ। इतना ग्राम्स पानी बचा होगा, राइट। ओके, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्दर टाइम dt में अपन ऐसे ही करते ना, कैलकुलस में अपन कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू चूज करते और उसको एक छोटा सा इंक्रीमेंट दे देते। तो यहाँ पे मैंने टाइम की इंटरमीडिएट वैल्यू चूज की, वहां पे मैंने देखा कितना मास बचा है, और इस टाइम को मैं स्मॉल इंक्रीमेंट dt दे दूंगा। यस और यस सर। और इतने टाइम इंटरवल dt में पानी का और कितना फर्दर मास निकलेगा? 50 dt पानी और निकल जाएगा, राइट। और अगर ये पानी निकल रहा है, ये पानी निकल के क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। सर पहले टेम्परेचर चेंज होके फिर इवेपोरेट नहीं होगा? इवेपोरेशन में वो सब आ गया ना, मैंने वही तो बताया था तुम्हें। So, इवेपोरेशन प्रोसेस में दोनों आ गया, सॉरी टेम्परेचर का बढ़ना और स्टेट चेंज होना। शुभम बताओ क्या डाउट है? सर हमको लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में मास को नेग्लिजिबल, यानी जो इवेपोरेट हो रहा था वो मास को हम नेग्लिजिबल ले रहे थे ना, कंपेयर टू कंटेनर का मास। यस, कंपेयर टू ये 10 kg मास अपन नेग्लिजिबल ले रहे थे, क्योंकि डेटा में 0.2 ग्राम्स दिया हुआ है ना। बट उसका भी मास अपन कैलकुलेशन के लिए तो ले रहे थे ना, वो मास कितना हीट लेके जाएगा अपने साथ, वो तो अपन ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी अपन वही करेंगे। यहाँ सर पे वो अगर लेटेंट हीट में दोनों कैसे आ जाते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अपन डिफाइन ही वैसे करते, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थोड़ी,
अच्छा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में एक्चुअली अपन चेन स्टेट का ही हीट लेते, बट ऐसे सवाल में तुम अज्यूम कर लो कि उसमें दोनों आ गए। क्योंकि सर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अगर वाटर है तो रिलेटिवली अगर हाई टेम्परेचर पे होगा वाटर तो कम हीट ही लगेगी ना। वापस बोलो क्या बोल रहे हो, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे? सर अगर सेम मास ऑफ वाटर है अगर और वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है तो हम लोग 540 दोनों के लिए तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ऑलरेडी अगर कोई पर्टिकुलर मास माइनर वेरिएशंस होगा, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन अज्यूम कर सकते हैं। और ये डेटा भी तुम्हें सवाल में अलग से दिया रहेगा, यहाँ पे सवाल में वो दिया नहीं है, बट कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए वो लोग सवाल में दे देंगे दैट अज्यूम दैट दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ conversion of water to 100 degrees and then conversion to steam। वो अपन लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि अगर अपन वो भी वेरिएशन अगर लेंगे तो सवाल और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ऑलरेडी ये कॉम्प्लेक्स है, फिर उसमें और भी ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें दोनों आ गए, पूरे इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए जो चीजें होती है वो दोनों आ गए। तो लेट मी cut the word vaporization and let me say that this is latent heat of evaporation। I think ये better word होगा ना, latent heat of evaporation। उसमें दोनों चीजें आ जाएगी, टेम्परेचर का बढ़ना और इवेपोरेट होना। तो अभी मुझे बताओ, जब ये डीएम मास फर्दर टाइम डीटी में निकला होगा तो ये अपने साथ और कितना हीट लेके निकला होगा? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन टाइम्स डीएम, इतना हीट उसने पानी में से निकाल लिया होगा, कंटेनर में से। अमाउंट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम कंटेनर इन टाइम dt, राइट? समझा यहां तक? यस सर। तो अगर इतना हीट कंटेनर में से निकल रहा है टाइम dt में, और कंटेनर का अभी फिलहाल मास m है, तो कहना है से ms इंटू ड्रॉप इन टेम्परेचर माइनस dt। मान लेते कंटेनर का टेम्परेचर dt अमाउंट से ड्रॉप हो गया इतना हीट निकलने की वजह से, इसको मैं dq के इक्वल कर सकता हूं। समझा यहां तक? m क्या लेंगे, कितना मास बचा हुआ है कंटेनर में? 100 minus 50 t। 1000 माइनस 50 टी ग्राम्स ये मास बचा हुआ है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, साथ में एक माइनस साइन लगा दो इधर, इंटू dt, और q की वैल्यू le 540 इंटू 50 टाइम्स dt। तो तुम्हें दिख रहा है इस इक्वेशन में खाली टेम्परेचर और टाइम के टर्म्स है, और वही हमें चाहिए। वी वांट टू फाइंड द टाइम टेकन टू ड्रॉप द टेम्परेचर फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो अभी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, dt के साथ सारे t के टर्म्स जोड़ दो, तो dt अपॉन 1000 माइनस 50 t, और d ऑफ टेम्परेचर के साथ बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को जोड़ दो। राइट? और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे लिमिट्स क्या होगा? सो 0 to t और फिर वो जो दिया है टेम्परेचर वो वाला। टाइम जब 0 था तब इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री। और कितने टाइम t के बाद टेम्परेचर 30 होगा, ये मुझे निकालना है। ये t मेरा अननोन है, स्मॉल t, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। डू यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी एक्स? ये तुमने कैलकुलस में सीखा होगा ना, लॉन ऑफ a प्लस बी एक्स अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे LHS का जो इंटीग्रेशन है वो लॉन ऑफ 1000 माइनस 50 t अपॉन माइनस 50 होगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 से t। और RHS में बचेगा क्या? अच्छा, RHS में ये जो माइनस साइन है इसको प्लस करके मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ। हाँ यस। तो dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट्स डालने के बाद 40 माइनस 30 10 बच जाएगा। तो RHS में तो खाली 10 अपॉन 50 इंटू 540 आ रहा है, राइट?
तो देखो ये 50 कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल, और ये वाला जो माइनस है वो RHS को माइनस बना देगा। और LHS में लॉन वाले टर्म्स में लिमिट्स डाल दो, तो लॉन ऑफ 1000 माइनस 50t अपर लिमिट, हमें पता है लॉन a माइनस लॉन b लॉन a अपॉन b होता है, तो लोअर लिमिट डाल के मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा, अपॉन 1000 आ जाएगा t को 0 डालने पर, और RHS में खाली -1/54 बच जाएगा। लॉन को हटाने के लिए क्या करेंगे, RHS को e के पावर में रेस कर देंगे, तो 1000/1000 1, 50/1000 इज 1/20, तो 1 माइनस t/20 इक्वल्स टू e टू द पावर -1/54। तो इसको सॉल्व करने पर t की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 20 टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर -1/54। समझा ये सवाल? हाँ बताओ। सो वो ln तो वहाँ पे 1000 माइनस 50t अपॉन 1000 के साथ। अच्छा देख, मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया था। जब मैं अपर लिमिट डालूंगा, अपर लिमिट t डालूंगा, तो ये ln ऑफ 1000 माइनस 50t हो जाएगा। हाँ ये सर समझा। और लोअर लिमिट 0 डालने पर माइनस हाँ, ln ऑफ फिर वो 1000 डिवाइड हो जाएगा। तो Yes, डिवाइड हो जाएगा, ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन b। यस सर, शुभम ln बता। शुभम यस सर, आप एक बार ये वापस से समराइज कर सकते हो? श्योर मैं देख इसको ब्रीफली समराइज कर देता हूँ, ये अच्छे लेवल का सवाल था काफी। देख इसमें सर ये ln का पार्ट वापस समझा दोगे? हाँ मैं पूरा एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो सवाल में क्या हो रहा था, 1 kg पानी था और इसमें से जो पानी निकल रहा था वो भी कंपेरेबल, राइट? तो ऐसे सवाल में अपन 1 kg पानी को कांस्टेंट तो नहीं मान सकते ना, यहाँ पे 1 kg पानी का जो मास है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे में किसी भी जनरल टाइम t पे मैंने पानी का मास m मान लिया, और टाइम t के बाद उसका जो मास m होगा वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। और क्योंकि मैं कोई भी जनरल टाइम t ले रहा था, तो उस टाइम को एक छोटा सा इंक्रीमेंट dt दे दो, और देखो कि इस छोटे से इंक्रीमेंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा होगा। तो इतने इंक्रीमेंट ऑफ टाइम में 50 dt ये मास ऑफ पानी और निकल रहा होगा, और क्योंकि इतना मास पानी निकल के इवेपोरेट हो गया, तो वो अपने साथ इतना हीट लेके जा रहा होगा, और ये हीट वो बचे हुए पानी में से ही निकल रहा होगा। तो इसी हीट को मैं बचे हुए पानी पे msdt लगा सकता। फिजिक्स का खाली इतना ही पार्ट था, खाली इतना ही कॉन्सेप्ट था, उसके आगे पूरा मैथ्स है, कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन। m की वैल्यू डाल दो, दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, एंड दोनों साइड इंटीग्रेशन करके प्रॉपर लिमिट्स डाल दो। ये वाला स्टेप समझ में आया? माइनस साइन को हटा के मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दी, और LHS में जो इंटीग्रेशन होगा वो ln ऑफ 100 माइनस 50t अपॉन माइनस 50 ये होगा। शुभम ये समझा ये वाला स्टेप? हाँ सर। फिर इसमें लिमिट्स डाल दे 0 से t, तो जब तू अपर लिमिट डालेगा तो ये ln ऑफ 1000 माइनस 50t होगा, और लोअर लिमिट डालने पर माइनस ln ऑफ 1000 बन जाएगा। लोअर लिमिट में t को 0 डाल देगा ना, तो खाली ln ऑफ 1000 बच जाएगा। तो ln a माइनस ln b को मैं ln a अपॉन b लिख सकता हूँ ना, और साथ ही में ये -50 और ये 50 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस साइन रह जाएगा इधर। और Yes, ln sir. को अगर हटाना है तो इक्वेशन के दूसरे साइड को e के पावर से रेस करना चाहिए। समझा अभी? सर यानी जो भी राइट हैंड साइड पे होगा वो रेज टू हो जाएगा e के। यस, इन सिंपल वर्ड्स, इफ y इज ln ऑफ x, तो x को मैं e टू द पावर y लिख सकता हूँ ना। ओके सर। बस वही अप्लाई कर लो, तो इससे आ जाएगा ना आंसर। सबको समझा अभी? हाँ यस बताओ। सर इन जनरल मतलब कंपैरेबल का मतलब आपका ये मतलब ये है ना, डिफरेंस 10⁻3 10⁻4 के आसपास हुआ तो क्या उससे ज्यादा हुआ? यस, तुम्हें डेटा देख के तुम्हारा इंट्यूशन से तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। जैसे 14th और 15th एग्जांपल से तुम्हें क्लियरली आइडिया हो गया होगा ना कि कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ओके, देखो आज अपन केटीजी के एग्जांपल्स तो नहीं कर पाएंगे, वो कल के डाउट लेक्चर में अपन देख लेंगे। कल का डाउट लेक्चर में थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा, तो आज यहीं पे वाइंड अप करते। ठीक है चलो। हेलो सर। हाँ बताओ यश। सर मैं अभी ज्वाइन किया, आप वो केटीजी का स्टार्ट किए क्या?
केटीजी का मैं नहीं कर पाया यार, केटीजी के 11 से 20 क्वेश्चंस अपन कल के डाउट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल मैं इन एक्स्ट्रा डाउट चैप्टर लेक्चर ले रहा हूँ। इन चैप्टर का बाद में करेंगे, पहले केटीजी के 11 से 20 करेंगे और उसके बाद टाइम को थोड़ा और एक्सटेंड करके अपन बुकलेट के भी कर लेंगे, देखते कल डिसाइड करेंगे। सर दोनों कल ही करेंगे क्या? हाँ दोनों कल ही कर लेंगे। कल 5 बजे से मैं एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर रखने वाला हूँ, ठीक है? ओके चलो फिर, बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। बाय।